Welcome to E-Commerce Academy, Class 12 Commerce, Visualization of Firm under Partnership. As a summary glance हम देखते हैं सो इसके प्रोविजन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है तो रूल्स क्या है? इफ प्रॉफिट टू फर्म देन क्रेडिटेड अपेयरिंग इन रियलाइजेशन अकाउंट, इफ लॉस टू फर्म देन debited appearing in realization account. Question number 2. Write down assets which are not appeared in realization account. कुछ एसेट्स जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती। रियलाइजेशन की थीम क्या है? एज ए मीडिएटर अकाउंट है। जब भी फर्म क्लोज होती है तो फर्म क्या करती है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है। उस रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर as per norm, but some assets are not transferred in realization account. Then, as per your screen, first cash in hand, cash at bank, loan to partner, ये फर्म ने लोन दिया भी पार्टनर को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लाइक दिस फिक्टिशियस एसेट्स है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आपने देखा कि ये एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर नहीं करनी है। इनका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा, कुछ तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, कुछ कैश अकाउंट में डील होगी। इस टाइप से चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन लायबिलिटीज विच आर नॉट अपीयर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट। एज पर क्वेश्चन 2 में एसेट्स थी तो कुछ लायबिलिटीज भी है जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। First, partners capital account. First, second, partners current account. Third, profit and loss account. Fourth, journal reserve. Fifth, partners loan account. Sixth, workman compensation reserve fund account. Question number 4. Write down liabilities which are transferred in credit side of realization account but not paid by firm. कुछ ऐसी लायबिलिटीज है जो हम ट्रांसफर तो कर देते हैं बट उसका हम पेमेंट क्या करते हैं भी फर्म नहीं करती। तो वो कौन कौन सी लायबिलिटीज है हम शॉर्ट समरी में देखें तो आपके स्क्रीन पे पहला जो सम है वो आपको नजर आ रहा होगा। अभी देखते हैं ध्यान से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सेकंड आपका जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, थर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फोर्थ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड अनअर्न्ड इनकम। ये लायबिलिटीज है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो होगी बट फर्म पेमेंट नहीं करेगी भी, ट्रांसफर करके आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन एसेट्स which are transferred in debit side but no any amount realized by these assets। ऐसी कौन सी एसेट्स है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है बट वो सेल नहीं हो सकती, उससे हमें कुछ भी नहीं मिलता तो हम ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेवर रिफंडेड कैश, गुडविल विदा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है तो गुडविल भी क्या करोगे आप रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करके छोड़ दोगे। एडजस्टमेंट में रियलाइज वैल्यू है तब ये बैंक में या कैश में इंक्लूड हो जाएगी एसेट सोल्ड। तो ये आपकी दो एसेट्स है जिसकी रिकवरी हमारी लगभग नहीं होती भी। क्वेश्चन 6, राइट डाउन आर्टिकल्स विच आर इंक्लूडेड इन थर्ड पार्टी। वो आर्टिकल्स वो बताइए जिसमें थर्ड पार्टी नहीं आती हुई। थर्ड पार्टी का मीनिंग सिंपल वे में हम लें तो आउटसाइड लायबिलिटीज लाइक दिस करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज excluding partners loan। First, creditors, second, bills payable, loan, bank loan, partners wife loan, outside expenses, employee provident fund, collected cell tax या payable GST। तो ये आप देखो भी अदर मैन मोर देन हो सकती, पार्टनर से कोई लिंक नहीं हो सकता बट इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए भी पार्टनर्स वाइफ लोन ट्रीटेड थर्ड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं तो ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन सेकंड पार्टी
सेकंड पार्टी में कौन है भी? केवल पार्टनर्स लोन है भी, इसका पेमेंट फर्म थर्ड पार्टी के पेमेंट करने के बाद करती है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन प्रोविजन यूजेज ऑफ अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपको वो प्रोविजन डिस्क्राइब करना है जो एसेट सेल करने से जो अमाउंट रिसीव्ड होगा, रियलाइज होगा, फर्म उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगी। फर्स्ट पेड टू थर्ड पार्टी, उस केस में से सबसे पहले किसको पेमेंट करेगी? इन थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगी। इन थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट बचता है तो सेकंड टर्म्स किसका है? पार्टनर्स लोन का। फिर यहां भी बचता है तो किसको करेगी? थर्ड में, तीसरे में पार्टनर्स कैपिटल को रिफंड कर देगी। सपोज अब भी कुछ रिमेनिंग बचे तो एज ए प्रॉफिट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये एसेट सोल अमाउंट का यूटिलाइजेशन देखा भी। क्वेश्चन 9, व्हेन डज मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेड बाय फर्म? किन पोजीशन में हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं? व्हेन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आर मिसिंग एंड नॉट गिवन इन क्वेश्चन। एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन है भी, फर्म को तो हम इसको नॉर्म्स ना लीजिए, एज ए स्टूडेंट सॉल्यूशन आप कैसे जजमेंट करेंगे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर हमें क्वेश्चन में करना चाहिए? शुड बी जब book value of assets are missing in question, then first prepare memorandum balance sheet, find out sundry assets या other any missing item, then made realization account बनाएंगे। which term is assets या liabilities? very danger mistake होती है भी। loan from A, it means फर्म ने A से लोन लिया, then liabilities। लोन टू बी, इसका मीनिंग फर्म ने बी को लोन दिया एसेट्स। तो कंफ्यूजन है भी, हम इसमें गलती करते हैं विशेष रूप से सेकंड टर्म में। हाउ मेनी अकाउंट आर मैक इन द बुक ऑफ फर्म व्हेन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आर मिसिंग इन द क्वेश्चन? तो ये कहता है मेमोरेंडम के केस में हम कितने अकाउंट बुक में प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट मेमोरेंडम बैलेंस शीट बाय फाइंड आउट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, then realization account, then partners capital account, then cash या bank account, then partners loan account। सेकंड केस, सपोज कोई बिजनेस रन कर रहा है, ये तो आपको एंड में इंफॉर्मेशन दे दी, रनिंग बिजनेस की स्टोरी है, डिजोल्व भी करवा रहा है आपसे, तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बनाएंगे जो फंडामेंटल अकाउंट्स रिलेशन के बेस पे है। फिर वहां से प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेमोरेंडम, बैलेंस शीट बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये अकाउंट बनते हैं। नॉर्मली आपके एग्जाम में यहीं तक लिमिट रहता है, इसके चांसेस कम है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एनी एसेट टेकन बाय ए क्रेडिटर्स अगेंस्ट हिज कंसिडरेशन अगेंस्ट हिज क्लेम, then which entry will be passed in the book of firm at dissolution of firm? ठीक है, तो डिसोल्व के समय कोई भी क्रेडिटर्स अपना क्लेम, अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए फर्म की कोई एसेट टेक ओवर कर ले, फर्म तो उसको पेमेंट करेगी, तो कैश के अगेंस्ट उसको एसेट्स दे दे, क्रेडिटर्स को एसेट्स ले ले, तो क्या एंट्री बुक में पास होगी? नो एंट्री। कोई भी क्रेडिटर्स कोई भी एसेट टेक ओवर कर ले तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल है, देखो, एट डिसोल्यूशन टाइम बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है आपको? 50,000 दे रखा है। और इस 50,000 को क्या किया? अभी किसने ले लिया? एक क्रेडिटर्स ने ले लिया, एक क्रेडिटर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो ऐसी पोजीशन में हम क्या एंट्री करेंगे ये देखते हैं अभी। तो यहाँ देखो 10% मोर देन पे लिया, 55,000 पे टेक ओवर कर लिया, तो क्या इसकी एंट्री होगी? इस नॉर्म्स को माइंड में रखिए। क्रेडिटर्स टेकन एसेट्स इन्वेस्टमेंट 55,000, देन नो एंट्री पास इन द बुक ऑफ फर्म एज पर क्वेश्चन नंबर 12 नॉर्म्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14,
राइट डाउन शॉर्ट नोट्स गार्नर एंड मरे रूल्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्न। तो यहाँ आपने देखा भी डिसोल्व होती है फर्न, तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करते हैं कि एक गार्नर वर्सेस मरे का रूल से सीबीएसई में नहीं है भी इसको, इसलिए आप इसमें ज्यादा टेंशन ना लो। तो ये आपके तीन पार्टनर थे, इंग्लैंड के थे भी ये सारे। तो आप कहेंगे भी हिंदुस्तान और इंग्लैंड का क्या रिलेशन है? यू नो इंग्लैंड के अंडर हम 200 ईयर लगभग रहे भी, आई मीन फ्रीडम मिली, तो हमारे लगभग नॉर्म्स भी इंग्लैंड पे बेस है, अमेरिका पे बेस है। तो खैर एज पर क्वेश्चन गार्नर वर्सेस मरे का रूल आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रिकॉल कर देता हूँ। ये एक इंग्लैंड की फर्म थी, 1903 में 3 पार्टनर होते थे, गार्नर, विल्किंस और मर्रे। हुआ क्या भी, गार्नर और मर्रे तो ठीक ठीक थे भी, विल्किंस क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते थे, इक्वल बांटते थे। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, गार्नर की कैपिटल मोर देन थी, मरे की कम थी। तो यहाँ क्या हुआ, गार्नर का तो एक्सक्यूज क्या था भी, प्रॉफिट इक्वल बांटे, और मरे का क्या था, कैपिटल रेशो में डिवाइड। तो गार्नर की बात माने तो मरे को मोर देन लॉस होगा सपोज, और मरे की बात माने तो इसको होगा भी। तो एज पर कोर्ट मैटर गया, तो कोर्ट ने किसका फेवर लिया भी, मरे का, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पुअर थी भी इसके अगेंस्ट। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी लॉस, रिमेनिंग पार्टनर, solvent partner always bearing in their capital ratio, पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक शॉर्ट समरी क्वेश्चन फिनिश होता है, जो आपको प्रैक्टिकल सोल्व करने में मिलेंगे। इसके आने वाले टाइम में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी है, उससे आपको और थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं भी।